नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इजराइल और ईरान इन दोनों देशों में से ज़्यादा ताकतवर देश कौन सा है। कल को अगर दोनों के बीच में वॉर होती है तो एडवांटेज किसके पास होगा। नाउ देखो, आउटकम प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आप इतिहास में देखो तो आपको कई एग्जाम्पल मिलेंगे जब एक बार को पेपर पे लग रहा था कि बड़ा देश है, बड़ी आर्मी है, वो जीत जाएंगे, बट रिजल्ट कुछ और हुआ। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अमेरिकन मिलिट्री वियतनाम में इतना स्ट्रगल करेगी 1970s में और इन दी एंड ह्यूमिलिएट होकर इनको वियतनाम छोड़ना पड़ेगा। हाय, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। एक वीडियो है ईरान वर्सेस इसराइल, विच कंट्री इज मोर पावरफुल, बाय प्रशांत धवन। स्पेशल एलिमिनेटेड वीडियो है ये। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा कंट्री किस कैटेगरी में आता है, कितना पावरफुल है, कंपैरिजन करते हैं इस वीडियो में। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इजराइल और ईरान इन दोनों देशों में से ज़्यादा ताकतवर देश कौन सा है। कल को अगर दोनों के बीच में वॉर होती है तो एडवांटेज किसके पास होगा। नाउ देखो, आउटकम प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आप इतिहास में देखो तो आपको कई एग्जाम्पल मिलेंगे जब एक बार को पेपर पे लग रहा था कि बड़ा देश है, बड़ी आर्मी है, वो जीत जाएंगे, बट रिजल्ट कुछ और हुआ। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अमेरिकन मिलिट्री वियतनाम में इतना स्ट्रगल करेगी 1970s में और इन दी एंड ह्यूमिलिएट होकर इनको वियतनाम छोड़ना पड़ेगा। किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि रशियन मिलिट्री को यूक्रेन में इतनी दिक्कत आएगी, 2 साल बीत जाएंगे और वॉर का मैप बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। और इसी तरीके से कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, फिनलैंड रशिया वॉर, वियतनाम चाइना वॉर। तो एक वॉर का आउटकम प्रेडिक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। हाँ, मगर दोनों कंट्रीज़ को अगर हम 5 एस्पेक्ट से कंपेयर करें तो हमको एक क्लियर आइडिया मिल सकता है कि किस कंट्री में ज़्यादा बड़ा एडवांटेज है। और इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं, इजराइल और ईरान को कंपेयर करेंगे। पहली बात, मिलिट्री कैपेबिलिटी के हिसाब से, मिलिट्री ओवरऑल, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी ज़रा स्ट्रॉन्ग किसकी है। फिर हम कंपेयर करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स डिटरेंस के हिसाब से कि न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री कौन सा है। उसके बाद हम आएंगे कंट्री मोराल पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंट्री का अगर मोराल ज़रा स्ट्रॉन्ग है, अगर कंट्री बिलीव करती है खुद पर कि हाँ हम जीत सकते हैं, तो एक बार को इतिहास काफ़ी बार कंट्रीज़ ने, एम्पायर्स ने बदल रखा है। कंट्री मोराल का स्ट्रॉन्ग है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल सपोर्ट किस कंट्री को ज़रा मिलती है और फाइनली हम जानेंगे कि किस कंट्री ग्लोबल सपोर्ट तो इजराइल को ही मिलती है। और ये सबसे एक प्रॉपर तरीका होगा जेन्युइनली ये बात समझने का कि इजराइल और ईरान में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देश कौन सा है। नहीं तो अगर हम कन्वेंशनल मेथड उठाएं तो उसमें आदमी जाता है सीधा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग पर, वहाँ पे स्क्रॉल करता है और उसको दिखता है कि अच्छा, ईरान की तो रैंक है 14 और इजराइल की रैंक है 17। और फिर उसके बाद वो गिनता है कि किस कंट्री के पास ज़्यादा टैंक्स हैं, ज़्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। नंबर्स में अगर हम देखें तो ज़्यादा टैंक्स तो ईरान के पास है। ईरान के पास ऑलमोस्ट 2000 टैंक्स, इजराइल के पास 1370 टैंक्स। फिर आर्मर्ड व्हीकल को अगर हम देखें, टोड आर्टिलरी को देखें, तो हर मामले में ईरान आगे दिख रहा है। तो हाँ, यही है, फिर ईरान की मिलिट्री ज़रा स्ट्रांग हो गई। बट देखो, ईरान और इजराइल के केस में टैंक्स, टोड आर्टिलरी, मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स, इन सब का रोल इतना ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि पहली बात तो जोग्राफिकली आप देखोगे ना तो ईरान और इजराइल बहुत दूर हैं। इधर आप मैप पे देख पाओगे, अगर मान लीजिए कल को ईरान एक ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश करता है इजराइल की, तो पहले इनको इराक को पार करना होगा, फिर ये जॉर्डन को पार करेंगे और फिर ये पहुंचेंगे इजराइल में। तो जो ये टैंक्स की हम बात करते हैं, जो हम बात करते हैं कि ज़्यादा बड़ी सेना है ओवरऑल ईरान की, इसका कुछ पॉइंट नहीं है। हालांकि ओवरऑल अगर हम एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की बात करें तो ईरान के पास टोटल सोल्जर्स हैं 5,80,000, इजराइल के पास हैं 1,70,000। बट इजराइल के पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तुर्क का इक्का है। इनके यहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है, तो कभी भी ये लोग अपने सिविलियंस को मिलिट्री पर्सनल में कर सकते हैं कन्वर्ट। तो एक्चुअली आप कह लीजिए इजराइल में जो रिजर्व पर्सनल हैं, इनकी संख्या भी करीब 5 लाख के आसपास है। तो इवन दो मिलिट्री के नंबर्स में इजराइल पीछे है ईरान से, एक एक्चुअल वॉर में इन नंबर्स का ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि मेन इम्पैक्ट किसका आएगा। मिलिट्री में 3 ब्रांच होती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। नेवल फोर्स ना इजराइल के पास ज़रा स्ट्रॉन्ग है ना ईरान के पास स्ट्रॉन्ग है। घूम फिर के बात आएगी वायुसेना की। एयरफोर्स ज़रा स्ट्रॉन्ग किसकी है? और देखिए ईरान की ऑब्वियसली इजराइल की सबसे बड़ी वीकनेस है
इनके जो फाइटर जेट्स की लिस्ट आप अगर देखोगे आप डर जाओगे, आप कहोगे इतने। मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ईरान के पास देखिए चाइना का चेंगडू J7 है, बहुत पुराने ज़माने का फाइटर जेट है। उसके अलावा इनके पास F5 है, F14 टॉम कैट्स है। ये 1970s के ज़माने के हैं, एक टाइम पर जब ईरान शाह ऑफ ईरान के अंडर था और US के साथ इनके रिलेशन अच्छे थे। उस ज़माने के जो फाइटर जेट्स इनको मिले हैं आज भी ये लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर हम अत्याधुनिक फाइटर जेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन फाइटर जेट इनके पास है MiG-29। वेरास इजराइल के पास क्या है? इजराइल के पास है अत्याधुनिक F-35, F-16, F-15 भी है इजराइल के पास। तो अमेरिका के साथ जो है वो सब कुछ इनके पास है। इनके पास टोटल जो एक्टिव फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये 612 हैं। ईरान के पास है 551। तो घूम फिर के जब वॉर होगी तो मेन इम्पैक्ट आने वाला है एयरफोर्स का, क्योंकि एयरफोर्स लंबा डिस्टेंस जल्दी कवर करके अटैक कर सकती है। तो उस केस में अगर हम देखें तो इजराइल आपको दिखेगा कन्विंसिंगली स्ट्रॉन्ग। तो मिलिट्री की अगर हम बात करें तो एक्चुअली इजराइल के पास बड़ा एडवांटेज है। नाउ अब हम आते हैं सेकेंड एरिया पर, न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में ज़्यादा बड़ा एडवांटेज किसके पास है? एक बार को डायरेक्ट आंसर यहाँ पे हो सकता है कि सिंस ईरान ने पब्लिकली कई बार बोल रखा है कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इजराइल के पास बड़ा एडवांटेज है ना। और मैं आपको ये बता दूँ, दुनिया भर में कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने जब सिमुलेशन करी कि मान के चलते हैं कि ईरान इजराइल के बीच में वॉर हो गई तो क्या होगा, हर सिमुलेशन में एक बात मुझे कॉमन दिखी, बहुत ही जल्द दोनों के बीच की जो जंग है ये न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ चली गई थी। क्योंकि अगेन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ईरान और इजराइल की वॉर में नौसेना का तो कोई रोल होगा नहीं। दोनों कंट्रीज की नौसेना इतने सारे ओशंस पार करके कब दूसरे पे अटैक करने के लिए जाएंगी, ना मिलिट्री इतने सारे कंट्रीज को पार करके अटैक करेगी। एयरफोर्स का क्रिटिकल रोल है और दूसरा रोल होगा मिसाइल्स का। और मिसाइल्स में जब आप वॉर हेड लगा देते हो तब पूरी वॉर कुछ ही सेकेंड्स में आप चेंज कर सकते हो। उस केस में देखिए इजराइल के पास एक कन्विंसिंग एडवांटेज है, मगर मुझे यहाँ पर यह बोलना पड़ेगा कि ईरान के पास कैपेबिलिटी है कि ये जल्दी से अगर चाहे तो ये न्यूक्लियर वॉरहेड बना सकते हैं। और याद रखिएगा ईरान साइज़ के हिसाब से कई गुना ज़्यादा बड़ा देश है कंपेयर टू इजराइल। इजराइल को 100 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड एक्सप्लोड करने होंगे ऑल ओवर ईरान। इस पूरी कंट्री को न्यूट्रलाइज करने के लिए ईरान अगर मान लीजिए 3-4 वॉरहेड भी अगर मार देता है इजराइल पर, जेरूसलम, हाइफा और तेल अवीव को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उस केस में देखिए इजराइल एज ए कंट्री एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो जब हम बात करें न्यूक्लियर वॉरहेड की तो इन दी एंड क्वेश्चन यही आता है कि न्यूक्लियर वॉरहेड दूसरे देश में एक्सप्लोड कौन कर पाएगा। और उस केस में अगर हम देखें तो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एरो 3, डेविड स्लिंग, आयरन डोम, आयरन बीम, उसके अलावा पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये सब इंश्योर करेंगे कि ईरान अगर किसी बैलिस्टिक मिसाइल, किसी हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल को अटैक करता भी है तो काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ये मिसाइल इजराइल को रियलिटी में हिट नहीं कर पाएगा। तो न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में भी ऑब्वियसली इजराइल के पास बड़ा एडवांटेज है। तो अभी के लिए स्कोर है ईरान 0, इजराइल 2। नाउ फिर हम आते हैं कंट्री मोराल पे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और इसे एक्चुअली गेज कर पाना, इसे डिटरमाइन कर पाना कि किस कंट्री का मोराल ज़्यादा ऊपर है, ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा सरकमस्टांसेस पे। पहली बात, बड़ा अटैक पहले कौन करता है, वॉर डिक्लेयर कौन करता है, क्या स्टेटमेंट्स आती हैं उस कंट्री से। दोनों कंट्रीज़ में ही अगर हम देखें, इजराइल और ईरान दोनों में ही आप नोट करोगे पिछले 1-2 सालों में अपनी ही सरकारों के अगेंस्ट काफ़ी बार विरोध भी हुए हैं। तो कंट्री मोराल की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर ये बात भी डिपेंड करेगी कि किस कंट्री में उनकी जनता अपनी सरकार के साथ रहती है, सपोर्ट करती है। आपको ऐसे एग्जाम्पल भी दिखेंगे जब एक देश की मिलिट्री पीछे हट गई क्योंकि जनता ही सरकार के अगेंस्ट हो गई। अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 को देखो तो रशियन एम्पायर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इनकी जो मिलिट्री थी ये जर्मनी को, वेरियस और कंट्रीज़ को खदेड़ रही थी। मगर अचानक से क्या होता है, रशिया में इंटरनली डिस्टर्बेंस हो जाती है, रशिया में जो रॉयल फैमिली थी उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो जाते हैं और मजबूरी में आकर रशिया को वर्ल्ड वॉर 1 से पुल आउट करना होता है। तो इस केस में भी आप मान के चल लीजिए, अगर ईरान इजराइल के बीच में वॉर हो रही है और बीच में ईरान की जनता ही ईरान की सरकार के अगेंस्ट इतना प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देती है कि लोग सड़कों में आ जाते हैं, सरकारी बिल्डिंग्स पे अटैक होना स्टार्ट हो जाता है, तो इससे भी वॉर के रिजल्ट पे एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली कंट्री का मोराल होगा क्या, कौन ज़्यादा आगे होगा, ये डिटरमाइन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इस केस में दोनों कंट्रीज़ को ही पॉइंट्स हम नहीं दे पाएंगे। अभी भी स्कोर है इजराइल 2, ईरान 0। नाउ फिर यहाँ पे बात आती है ग्लोबल सपोर्ट की।
ग्लोबल सपोर्ट में देखिए एक बहुत ही बड़ी कंडीशन ये आ जाती है कि अटैक पहले कौन कर रहा है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि यूएस ने साफ साफ इसराइल को ये कह दिया कि अगर आप पे आक्रमण हो रहा होगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे, मगर आप अगर ईरान पे अटैक करना चाहते हैं तब आप अकेले हैं, खुद ही अटैक करना, हमारी तरफ मत देखना। तो ग्लोबल सपोर्ट अगर हम देखें ना तो ये काफ़ी हद तक कंडीशनल है। अगर ईरान भी अपनी तरफ से ही वॉर स्टार्ट कर देता है तो रशिया और चाइना ईरान की सपोर्ट में नहीं आने वाले। तो ग्लोबल सपोर्ट के मामले में देखो डेफिनेटली इजराइल को एज है। ईरान से कंपैरिजन में ज़्यादा कंट्रीज इजराइल की हेल्प को आएंगे, बट ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं होने वाला कि इजराइल आक्रमण करेगा ईरान पर और उसके बाद यूएस नेवी भी ईरान पे अटैक कर रही होगी। ऐसा यूएस बिल्कुल भी करने नहीं वाला। तो ग्लोबल सपोर्ट के मामले में इंटरेस्टिंगली हमें एक और ड्रॉ ही यहाँ पर करना पड़ेगा। हम ओपनली नहीं कह सकते कि किस कंट्री के पास क्लियर कट एडवांटेज है, क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन सा देश पहले अटैक करेगा और अग्रेसर कौन है। तो स्कोर है अभी के लिए इजराइल 2 ईरान 0। अब हम आते हैं फाइनल एस्पेक्ट पे, साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़। नाउ इस मामले में आप अगर मुझसे 20-30 साल पहले सवाल पूछते तो सीधा यहाँ पे जवाब आता कि इजराइल ज़रा स्ट्रॉन्ग है, मगर पिछले कुछ सालों में ईरान ने काफ़ी ज़्यादा अटैक की है इसराइल पर, साइबर के साथ काफ़ी कोऑपरेशन करके, चाइना के साथ कोऑपरेशन करके अपनी स्ट्रेंथ इतनी इंक्रीज़ कर दी है कि मोस्ट रिसेंटली जब नेशनल साइबर पावर इंडेक्स सामने आया जिसमें बताया गया था कि कौन सी कंट्री साइबर वॉरफेयर के मामले में ज़रा स्ट्रॉन्ग है, इस इंडेक्स में ईरान इजराइल के ऊपर था। ईरान की ओवरऑल रैंक थी 10 और इजराइल को रैंक दी गई थी 19। इंडिया की बाय द वे यहाँ पर रैंक थी 26। टॉप पे ऑब्वियसली था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस मामले में अगर हम कंट्री टू कंट्री कंपैरिजन करेंगे तो स्कोर जाता है ईरान के पास। ईरान ने ये अर्न किया है ओवर द ईयर्स, इन्होंने अपनी साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ इतनी डेवलप करी है कि ये स्कोर बिल्कुल ईरान को देना होगा। और ओवरऑल अगर हम पांचों एस्पेक्ट में दोनों कंट्रीज़ को कंपेयर करें तो आज भी एडवांटेज इजराइल के पास है। इजराइल का स्कोर है 2, ईरान का स्कोर है 1। तो ओवरऑल एक ज़्यादा पावरफुल कंट्री डेफिनेटली इजराइल है। नाउ अगर मैं अपना तजज़िया दूँ ना तो अमेरिका की जो पावर है तकरीबन 52 ममालिक के साथ उसने अफगानिस्तान पर अटैक किया था और वो कह रहे थे कि 24 घंटों में हम इसको विन कर लेंगे, और ऐसा भी हुआ। लेकिन उसके बाद जो रिटेलिएट हुआ तालिबान की तरफ से तो वो सब ने देगा 20 साल तो ये जंग चल गई, लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका को शिकस्त हुई। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसराइल को एडवांटेज जाता है, नहीं, क्योंकि जंग का जो विन और जो लॉस है ना वो उस टाइम पता चलता है जब एक दूसरे के सामने मतलब जंग स्टार्ट हो जाए ना, उसका अंदर उसका मुराद पता चलता है। अब रशिया और यूक्रेन को ही देख ले, ये रशिया काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, यूक्रेन उसके सामने कुछ भी नहीं है, न्यूक्लियर पावर भी नहीं है, लेकिन फिर भी रशिया को अभी तक रोकी हुई रखा है ना। तो हम इसको किसी को एडवांटेज नहीं दे सकते। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, और सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।